नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज दोपहर से लेकर शाम तक लड्डू बांटने का क्रम शुरू कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 231 और कांग्रेस गठबंधन को 53 सीटों पर जीत या बढ़त हासिल हुई है। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 133 सीटों पर बढ़त बना ली है या सीटें जीत ली हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने 55, एनसीपी अजीत पवार गुट ने 39 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके मुकाबले कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को भी 19 सीटें हासिल हुई है। शरद पवार की एनसीपी को भी 12 सीटों पर सिमटना पड़ा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 81 में से कांग्रेस गठबंधन को 55 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों के उपचुनाव की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। राजस्थान की 7 में से 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं, 1 में कांग्रेस और 1 में अन्य की जीत हुई है। बिहार की 4 में से 3 भाजपा गठबंधन और 1 सीट अन्य ने जीती है। वेस्ट बंगाल की सभी 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की लगभग जीत सुनिश्चित है, जबकि पंजाब की 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस की जीत है। उत्तराखंड की एकमात्र सीट पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया, जबकि गुजरात की एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट भाजपा के नाम रही है। असम में 5 सीटों में से 3 में भाजपा गठबंधन की जीत हासिल हुई है, जबकि 2 में भाजपा आगे चल रही है, यानी कि असम में भी भाजपा का क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा उपचुनावों में। मध्य प्रदेश में 1 सीट भाजपा और 1 कांग्रेस ने जीती है। सिक्किम की दोनों सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की है। मेघालय में 1 सीट पर एनपीपी की जीत हुई है। केरला की 2 सीटों में एक पर कांग्रेस और एक पर माकपा की जीत हुई है। कर्नाटक की 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से निर्वाचित घोषित हुई हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का उपचुनाव जीत लिया है। अब हिमाचल प्रदेश की खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव होने के फैसले पर मोहर लग गई है। और इस फैसले के अनुसार, क्योंकि आज हिप्पा में बड़े स्तर पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बैठक बुलाई थी, पिछले कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। इसकी एक फाइल तैयार की गई थी और उस फाइल में यह कहा गया था कि जुलाई अगस्त इन 2 महीनों में बरसात के दौरान स्कूलों में छुट्टियां दी जाए। हालांकि संख्या छुट्टियों की 38 रखी जाए, इसमें कटौती की जाए, यानी आज जो मंथन हुआ उसके अनुसार अब छुट्टियों का शेड्यूल हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बदल जाएगा। चाहे समर की छुट्टियां हो, विंटर की छुट्टियां हो, इन्हें अलग अलग हिस्सों में दिया जाएगा। यानी कि आज जो चर्चा हुई है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल थे, इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के दोनों डायरेक्टरेट के डायरेक्टर थे, इसके अलावा सचिवालय के तमाम स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, शिक्षा सचिव राकेश कंवर थे। इसमें मंथन ये किया गया क्या जुलाई और अगस्त इन दोनों महीनों में छुट्टियां बरसात के दौरान दी जाए। उसमें यह भी चर्चा हुई कि 15 जुलाई को आधार मान लिया जाए, 15 जुलाई से छुट्टियां शुरू कर दी जाएं, 38 दिनों की छुट्टियां कर दी जाएं। इस पर ऊना, नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला इन तमाम इलाकों के आए प्रिंसिपल्स और डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि इन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, इसके चलते बरसात को यह आधार मानना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि इन इलाकों में जब लू चलती है, तेज गर्मी चलती है, उस दौरान बच्चों का स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके चलते बाद में यह तय किया गया, चाहे समर की छुट्टियों की बात हो या विंटर की छुट्टियों की बात हो, इसका शेड्यूल अलग अलग तरीके से बदला जाए। और बाकायदा अब यह दायित्व सचिवालय के ज्वाइंट
सचिव को दिया गया, संयुक्त सचिव को दिया गया है कि आप जो आज चर्चा हुई है उसका प्रपोजल बनाकर लाया जाए ताकि समर और विंटर दोनों छुट्टियों का शेड्यूल अलग अलग हिस्सों में कर दिया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 हिस्सों में अलग अलग छुट्टियां होती हैं। लाहौल स्पीति में जो छुट्टियों का शेड्यूल है वो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। इस पर लाहौल स्पीति के लोगों ने आपत्ति की है, नेताओं ने आपत्ति की है, पंचायत प्रतिनिधियों ने आपत्ति की है, क्योंकि एक वक्त माना जाता था कि काम करने के लिए बच्चों को छुट्टियां दी जाती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अभिभावक अपने बच्चों को लेकर शिक्षा के लिए जागृत हुए हैं, उसके अनुसार अब स्कूलों की छुट्टियां सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखकर दी जाएगी कि किन इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी होती है, किन इलाकों में ज़्यादा बरसात होती है, किन गर्मी वाले इलाकों में ज़्यादा लू चलती है। इसलिए तय ये किया गया कि समर और वेकेशन दोनों का शेड्यूल अलग कर दिया जाएगा। और शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने यह कहा है कि सोमवार को छुट्टियों के शेड्यूल की बदलाव की फाइल उन्हें भेजी जाए ताकि मंगल या बुधवार तक मंत्री से अप्रूवल लेने के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर बदलाव को लेकर आज फैसला हो गया। हिप्पा में ये डिस्कशन हुई है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा सचिव मंत्री से अप्रूवल लेने के बाद इसकी डायरेक्टरेट से नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी, जिसमें समर और विंटर दोनों का शेड्यूल छुट्टियों का बदल दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में वार्षिक समारोह का शेड्यूल भी तय कर दिया जाएगा, यानी अब पूरे साल स्कूलों में एनुअल फंक्शन नहीं चलेंगे, क्योंकि इन तमाम एनुअल फंक्शनों में कई कॉलेजेस या कई स्कूल्स में मुख्यमंत्री भी जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, एमएलए जाते हैं, दूसरे रसूखदार लोग जाते हैं, प्रतिष्ठित लोग जाते हैं। लेकिन अभिभावकों का यह मानना है कि साल भर, यानी कि जब वार्षिक परीक्षाएं शुरू होती हैं उससे कुछ दिन पहले एनुअल फंक्शन होता है और स्कूल के तमाम वो बच्चे जो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें 10 से 15 दिन तक एंगेज कर दिया जाता है। इसके चलते पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके चलते फाइल पर यह भी फैसला लिया गया है कि अब स्कूलों के एनुअल फंक्शन जहां पर परीक्षाएं मार्च महीने में होती हैं, 30 नवंबर के बाद वहां वार्षिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। और इसे लेकर भी कहा गया कि फाइल पर मिनिस्टर से अप्रूवल लेने के बाद डायरेक्टर हायर एजुकेशन इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के एनुअल फंक्शन को लेकर भी शेड्यूल तय कर दिया जाएगा और छुट्टियों का शेड्यूल भी एक बार नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसे बार बार नहीं बदला जाएगा। और इसमें भारी बदलाव को लेकर सीधे स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, शिक्षा सचिव ने भी, और माना जा रहा कि अगले सप्ताह इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज संजौली कॉलेज में पूर्व छात्र एसोसिएशन के कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं इसका शिलान्यास करने के लिए एक बार फिर यहां पर आऊंगा। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूर्व छात्र एसोसिएशन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता 5 गुटों में बंटकर रह गए हैं। भाजपा 5 गुटों में बटी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जेपी नड्डा है जो कि बड़े ताकतवर नेता हैं, उनका हिमाचल प्रदेश की सियासत को लेकर एक अलग अपना गुट बन गया है। जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका अपना गुट है। डॉक्टर अजीत बिंदल जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका अपना तीसरा अलग गुट है। अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका हिमाचल प्रदेश में एक रसूख है, उनका एक अपना चौथा गुट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक और भारतीय जनता पार्टी का 5वां गुट बन चुका है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि मैं उस नेता का ना नाम लेता हूं ना नाम लेना चाहता हूं, लेकिन 5वां गुट एक और हिमाचल प्रदेश में बन चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा मेरा नीतिगत कभी भी विरोध नहीं कर पाई है, बल्कि मेरा व्यक्तिगत विरोध भाजपा कर रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कभी टॉयलेट टैक्स की बात कही जाती है, कभी समोसा कांड को जन्म दे दिया जाता। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे शब्द जो जीवन में मैंने कभी नहीं सुने, वो मनगढ़ंत शब्द यहां पर भाजपा परोस रही है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन कहा था मैं सत्ता सुख के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं और अब व्यवस्था परिवर्तन कर रहा हूं, तो इसकी दिक्कत भाजपा को हो रही है। और यह सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब मैंने विधानसभा उपचुनावों में जाकर एक बार फिर कांग्रेस का आंकड़ा 40 पर पहुंचा दिया। इसके बाद भाजपा को दिक्कत हो गई और मेरे खिलाफ अब प्रोपोगंडा चल रहा है।
बहरहाल यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस गठन से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी शिमला आ रहे हैं। एआईसीसी सचिव विदित चौधरी और चेतन चौहान शिमला में राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर सभी नेताओं की, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेताओं की राय भी ऑब्जर्वर लेंगे। दोनों सेक्रेटरी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। कल शाम को शिमला पहुंचेंगे और परसों यानी सोमवार सुबह 11 बजे से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे सभी नेताओं से 1-to-1 मीटिंग की जाएगी। इसके लिए सभी नेताओं को मीटिंग में शामिल होने की बाकायदा चिट्ठी जारी कर दी गई है। इसके साथ मीटिंग के बाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं को मीटिंग के लिए शिमला बुलाया गया है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं से भी नए संगठन को लेकर राय ली जाएगी। 26 नवंबर को कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के साथ दोनों आईसीसी सेक्रेटरी मीटिंग करेंगे। दोनों राष्ट्रीय नेता प्रदेश में कांग्रेस संगठन खड़ा करने से पहले तमाम नेताओं के सुझाव लेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को अपने सुझाव देंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों पर आज एक और बड़ा फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेशों में कहा कि लीव इनकैशमेंट का भुगतान करने में सरकार बैक डेट से नियमित किए गए कर्मचारियों से भेदभाव नहीं कर सकती। अर्जित अवकाश सेवा लाभ का वह हिस्सा है जो कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से ही शुरू हो जाता है। ये बैक डेट नियमितीकरण चाहे न्यायालयों के आदेशों के तहत हो या अन्य किसी कारण से सरकार अपने कर्मचारी को समय पर नियुक्ति न देने की खुद की गलती के कारण परिणामी लाभ न देने से इनकार नहीं कर सकती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बैक डेट से नियमित किए गए कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें काल्पनिक रूप से नियमित होते ही अर्जित अवकाश के लिए पात्र घोषित किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कमलेश कुमार परमार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर अपने सेवा लाभ के प्रभाव के रूप में अर्जित अवकाश का हकदार था, इसलिए याचिकाकर्ता के स्वीकार्य अर्जित अवकाश की गणना उसकी बैक डेट से नियमितीकरण की तिथि से शुरू होगी, ना कि उस तिथि से जब वह वास्तव में पद पर नियुक्त हुआ था। प्रार्थी को कोर्ट के आदेशानुसार बैक डेट से नियमित किया गया था, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ गया। इसलिए नए सिरे से दस्तावेजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया में प्रतिवादियों ने 11 फरवरी 2021 को एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता 300 दिनों की राशि के स्थान पर 139 दिनों के अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ का हकदार है। अतः याचिकाकर्ता को अपने सेवानिवृत्त बकाया के निपटान के लिए 161 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि लौटाने को कहा गया था। यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 जुलाई 2020 के तहत जारी किया गया था। वित्त विभाग के इस ज्ञापन के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि चूंकि अर्जित अवकाश का लाभ परिणामी लाभों का हिस्सा नहीं है और उक्त अवकाश को अलग नियमों यानी सीसीएस लीव रूल्स के तहत नियमित किया जाता है। सीसीएस अवकाश नियम 1972 में बैक डेट से अर्जित अवकाश का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी की सेवाएं बैक डेट से नियमित की जाती हैं, उन्हें बैक डेट से अर्जित अवकाश का संचय का लाभ स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि इस कार्यालय ज्ञापन को पहले ही हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता को उस समय के अवकाश के वित्तीय लाभ पाने का हक रखता है जिसमें उसे बैक डेट से नियमित किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हालांकि पिछले कल आदेश पारित हुआ था, लेकिन आज इसको हम आपके समक्ष ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी विभाग और नगर निगम में घर या व्यावसायिक भवन बनाना और महंगा हो गया है। मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की दरों में सरकार ने 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी की है। नगर निगम और टीसीपी के दायरे में आने वाले नगर पंचायतों व क्षेत्रों में अलग अलग दरें निर्धारित की हैं। राहत की बात यह कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 100 वर्ग मीटर तक बिना शुल्क नक्शा पास होगा, जबकि प्रभावशाली लोग जो कि रसूखदार हैं, टैक्स पेयर हैं, उनके लिए अब नक्शा पास कराने की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। टीसीपी विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने अपने ही चेयरमैन के खिलाफ, अपने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगम कर्मचारियों ने चेयरमैन को ही बदलने की मांग कर डाली और निगम के होटलों को घाटे का ठीकरा भी प्रबंधन के सिर पर फोड़ दिया। भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी एवं निगम से रिटायर्ड दावेराम चौहान ने कहा कि निगम कर्मचारी पेंशनर्स ने कई बार चेयरमैन से मिलने की कोशिश की मगर उन्हें मिलने का वक्त ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन होटलों को घाटे में बताया जा रहा है असल में वे घाटे में नहीं है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कोर्ट में गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। इसके पीछे कर्मचारियों ने कहा कि यह साजिश का अंदेशा हो सकता है ताकि इन होटलों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। कर्मियों ने कहा बीते 5 नवंबर को पर्यटन निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई थी, इसके निर्णय अभी तक कर्मचारियों से छुपाए गए, कर्मचारियों को नहीं बताए गए। दावेराम चौहान ने कहा कि कर्मचारियों ने RS बाली से, जो कि चेयरमैन है HPTDC के, तकनीकी दक्षता वाले स्टाफ को रिक्रूटमेंट करने की मांग रखी थी मगर RS बाली ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र के 70 लोगों को होटलों में भर्ती कर दिया जो कि तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा HPTDC के मौजूदा आर्थिक हालात के लिए चेयरमैन जिम्मेदार हैं और उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। कर्मचारियों ने यह भी मांग रखी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू RS बाली को चेयरमैन पद से हटाकर पर्यटन निगम की कमान अपने पास ले लें ताकि कम से कम जिस प्रकार से डिफेम HPTDC हो रहा है उसे बदनामी से बचाया जा सके। गौरव की CM सुक्खू ने पर्यटन विकास निगम में नगरोटा बगवा के विधायक RS बाली को कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन लगाया। HPTDC के महासचिव राजकुमार ने हिमाचल हाई कोर्ट के शेष 9 होटल भी खोलने का आग्रह किया। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इन होटलों को खोल दिया जाए। इस दौरान उन्होंने HPTDC के घाटे के कारण भी गिनाए। संघ ने सरकार से गुहार लगाई कि निगम के घाटे से उबारने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए ताकि पेंशनर्स कर्मियों को लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान किया जा सके। संघ ने कहा यदि कर्मचारियों की मांगों व निगम को घाटे से उबारने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो एक बड़ा आंदोलन हिमाचल प्रदेश TDC के कर्मचारी पूरे प्रदेश में करेंगे। HPTDC को घाटे से उबारने के लिए आज रिटायर्ड IAS अधिकारी तरुण श्रीधर ने अपनी रिपोर्ट पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार को सौंप दी। 6 महीने का इस कमेटी को समय दिया गया था लेकिन 1 महीने के भीतर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी। 15 पन्नों की रिपोर्ट में तरुण श्रीधर ने कई सकारात्मक सुझाव सरकार को दिए हैं। उसमें कहा गया कि पेशेवर तरीके से इन होटलों का संचालन HPTDC को करना चाहिए और साफ तौर पर यह सिफारिश भी की गई है कि HPTDC में आउटसोर्स की बजाय रेगुलर भर्तियां की जाए। मैन पावर, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। और जिस प्रकार से नेगेटिविटी की तरफ सोशल मीडिया पर बातें की जा रही है कि इन इकाइयों को प्राइवेट हाथों को सौंप दिया जाए, लेकिन तरुण श्रीधर की इस रिपोर्ट में इसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ पॉजिटिव बातें की गई है कि किस प्रकार से घाटे से उबारा जाए, किस प्रकार से इनकी मार्केटिंग की जाए, किस प्रकार से इन्हें रेनोवेट किया जाए, इकाइयों को प्रोफेशनलिज्म किस प्रकार से इस बीच लाए जाए और निगम प्रबंधन को किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त किया जाए। अब देवेश कुमार ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साझा करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में घाटे की इकाइयों को उबारने के लिए प्रयास किए जा सके। हाई कोर्ट ने पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरित की गई, ट्रांसफर की गई पालमपुर स्थित चौधरी सरबन कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि के नेचर में किसी भी तरह का परिवर्तन न करने के मामले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 24 सितंबर के आदेश में संशोधन करते हुए पर्यटन विभाग को आदेश जारी किए हैं कि पालमपुर की इस भूमि पर किसी तरह का निर्माण न करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कृषि विश्वविद्यालय इस भूमि का पहले की तरह उपयोग कर सकता है परंतु उसे भी वहां स्थायी निर्माण करने की इजाजत नहीं होगी। उल्लेखनीय कि 24 सितंबर को हाई कोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी थी, परंतु बाद में कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट से स्थगन आदेश जारी होने से पहले उक्त भूमि पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में आवेदन दायर कर 24 सितंबर के आदेशों में जनहित को देखते हुए संशोधन की मांग की गई थी।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने आवेदन का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। प्रार्थी संस्था के अनुसार पर्यटन गांव बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की भूमि का ट्रांसफर किया जाना कानूनी तौर से गलत है, क्योंकि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार के पास जमीन के अन्य कई विकल्प मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने परमाणु में बहुमूल्य जमीन को बहुत कम कीमत पर आवंटित करने के लिए हिमुडा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को केवल आवेदन के आधार पर वितरित अथवा बेचा नहीं जा सकता, बल्कि इसे सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा या आवंटित किया जाना चाहिए ताकि सर्वोत्तम राशि प्राप्त हो। हिमुडा ने परमाणु में सेक्टर 1 प्लॉट संख्या 46 के निकट 899.97 वर्ग मीटर का अतिरिक्त प्लॉट क्षेत्र मैसेज MM&N कंपनी को 33 वर्षों के लिए 80,99,730 रुपए तथा बाद में 99 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित किया था। याचिकाकर्ता मदन लाल चौधरी ने नियमों और उपनियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निजी कंपनी के पक्ष में उपरोक्त भूमि के आवंटन के खिलाफ याचिका दायर की है। प्रतिवादी हिमुडा की दलील थी कि नीति के अनुसार अधिशेष भूमि को बिना किसी सार्वजनिक नोटिस जारी किए केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर साथ पर लगते प्लॉट के मालिक को आवंटित किया जा सकता है और ऐसी नीति के तहत प्लॉट निजी प्रतिवादी को आवंटित किया गया था। कोर्ट ने पाया कि जिस कंपनी को जमीन आवंटित की गई थी उसके पास कोई आसपास जमीन नहीं थी, बल्कि उसका प्लॉट विवादित जमीन प्लॉट से बहुत दूर था। कोर्ट ने कहा प्रतिवादी राज्य सरकार का एक उपक्रम होने के नाते सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक है और इसे हिमुडा के अधिकारियों की मर्जी से वितरित नहीं किया जा सकता, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सटी हुई भूमि मूल्यवान हिस्सा है और अगर इसे नीलामी में रखा जाता तो इससे बहुत अधिक राशि मिलती, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त करीब 4800 मल्टीटास्क वर्कर्स का मानदेय 500 रुपये बढ़ा दिया है। इस संबंध में शनिवार को अतिरिक्त सचिव लोक निर्माण सुरजीत सिंह राठौर की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मल्टीटास्क वर्कर्स को अब 4500 रुपये की बजाय 5000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किए कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बता दें कि बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस मानदेय बढ़ोतरी पर फैसला लिया गया था। कुल्लू में एक महिला अधिकारी ने अपने पति, डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, पति और SBI अधिकारी के साथ मिली भगत कर 37 लाख रुपए लॉकर में रखे सोने के गहने डकारने का आरोप लगाया। महिला ने इस संबंध में कुल्लू महिला पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। SP कुल्लू कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि जिला की एक महिला अधिकारी ने एक शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पति डॉक्टर ने SBI अधिकारी शाखा कुल्लू के साथ मिली भगती करके रुपए निकलाए। शिकायतकर्ता ने अपने पति के साथ संयुक्त बैंक खाते को 2 नवंबर 2021 को धोखाधड़ी करके अपने नाम भी शिफ्ट करवा लिया और 37 लाख रुपए शिकायतकर्ता के खाते से निकाल लिए, जिसकी जानकारी उसे 2022 में मिली। इस संबंध में थाना कुल्लू में शिकायतकर्ता के पति और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सोलन जिला के चाइल क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती होने का मामला सामने आया। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि कुछ समय पहले राजगढ़ के शुभम से उसकी जान पहचान हुई। उसके बाद उसकी फोन पर बातचीत शुरू हुई। इस दौरान वह कई बार उससे मिली। युवती के अनुसार युवक ने उसे शादी का भरोसा देकर उसके साथ कई बार संबंध भी बनाए। इससे वह गर्भवती भी हो गई, मगर अब शुभम शादी करने से मना कर रहा है। इससे लड़की डिप्रेशन में आ गई और अपना जीवन समाप्त करने के लिए फिनाइल पी लिया। इसके बाद लड़की को उसके माता पिता उपचार के लिए IGMC शिमला ले आए, जहां पर उपचार के दौरान पता चला कि युवती गर्भवती है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना परमाणु की टीम ने एक चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये सप्लायर के कब्जे से 8.18 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी पहले पकड़े गए 3 आरोपियों की पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर की है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मौसम ने करवट बदली है। पिछले कल भी हमने मौसम विभाग का पूर्वानुमान आपको बताया था और इसी पूर्वानुमान के बीच आज दोपहर बाद रोहतांग सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लगे। कोकसर के साथ लगते रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा सहित
सीबी रेंज की चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। ये सीजन का पहला हिमपात है। कुछ ही देर में चोटियां बर्फ से सफेद हो गई। इस घाटी के किसान, बागबान, पर्यटन कारोबारी आने वाले समय में अच्छी बर्फबारी के संकेत मान रहे हैं। मौसम में आए बदलाव से अब शीत लहर भी बढ़ने लगी है। इसका असर कुल्लू मनाली तक देखा जा सकता है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में सड़कों पर बर्फ जमने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके चलते डीसी लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बाकायदा आदेश जारी कर अगले साल गर्मियों तक ग्राम्फू से लोसर तक NH 505 कुंजम दर्रा को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके अलावा मनाली के कुछ हिस्सों में, मनाली के आसपास के हिस्सों में आज ताजा बारिश भी हुई। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में जो सूखा है, जो ड्राई स्पेल चल रहा है, उससे राहत के भी संकेत मिलने लगे हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।